हेलो एवरीवन, हम आज आपको सॉल्व कराएंगे यूपी टेट 2011 हिंदी पेपर, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन है अपमान में कौन सा उपसर्ग है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, अपमान में कौन सा उपसर्ग है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि उपसर्ग, प्रत्यय, तद्भव, तत्सम, ये चार चीज आपको खुद से पढ़ना है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप सही कर पाएंगे। तो हमारा क्या है, अपमान में कौन सा उपसर्ग है, इसको आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे कि अपमान में कौन सा उपसर्ग है। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखिए, दुरावस्था में कौन सा उपसर्ग है। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा किससे है, दुरावस्था में कौन सा उपसर्ग है। तो दुरावस्था में भी कौन सा उपसर्ग है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन, पराजय में क्या उपसर्ग है। तीन क्वेश्चन, तीनों हमारा कहां से आया, उपसर्ग में, और दो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा उपसर्ग है, और तीसरा हम आपको बता रहे हैं पराजय में क्या उपसर्ग है। तो पराजय में उपसर्ग क्या है, परा। परा प्लस इसका अगर आप विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, परा प्लस अजय। पराजय का क्या होगा, परा प्लस अजय। इस प्रकार से इसमें है कि पराजय में क्या उपसर्ग है, तो क्या उपसर्ग है, परा। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, दूसरा ऑप्शन, परा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन, द्विग समास का उदाहरण है। क्या पूछा गया है कि द्विग समास का उदाहरण है। तो हमने आपको द्विग समास कई बार बताया है। द्विग समास में क्या होता है, कोई संख्यावाची वाक्य, द्विग और द्वंद्व दोनों समास में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो द्विग समास का मतलब, द्विग समास, द्विग, आप द्वि पे जाइए, देखिए यहाँ पे द्विग समास का कंफ्यूजन आज हम आपको दूरी कर देते हैं कि द्विग और द्वंद्व में, आप सीधा द्विग पे जाइए। तो आप बिहार में सुने होंगे एगो दोगो, तो वैसे ही आप द्विग पे जाएंगे। आप द्विग देखते ही आपको समझ जाएंगे कि पहला पद जो होगा वो कोई संख्यावाची वाक्य होगा। जो हमारा पहला पद होगा वो कोई संख्यावाची वाक्य होगा। तो इसमें देखिए द्विग समास का उदाहरण कौन सा है, नवग्रह। नवग्रह मतलब नवग्रह, नवग्रह। तो हमारा सही ऑप्शन तीसरा ऑप्शन सही। इसी में और भी देख लीजिए ऑप्शन, माता पिता, ये हमारा क्या है, द्वंद्व। माता पिता क्या है, हमारा द्वंद्व समास। इसमें हमने आपको बताया कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों पद का अपना एक मतलब होता है, बीच में ये चिन्ह लगा होता है। तो ये हमारा क्या होता है, द्वंद्व समास। और इसका एग्जांपल जैसे दिन रात, भाई बहन, माता पिता, ऊपर नीचे, इधर उधर, तो ये सब हमारा जो है वो द्वंद्व समास है। और द्विग समास में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। द्वंद्व और द्विग में आप द्विग समास में सीधा यहाँ देखेंगे द्विग। द्विग को आप कहाँ से रिलेट करेंगे, बिहार की बोली, उसमें सब लोग क्या बोलते हैं, एगो दूगो। तो इस प्रकार से द्विग जो हमारा द्वि है, ये द्विग समास है, यानी द्वे से दो कोई संख्यावाची वाक्य अगर पहले आता है, संख्यावाची वर्ड पहले आता है, तो हमारा द्विग समास होता है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद द्वंद्व समास के लिए माता पिता, फिर बचता है क्या, यथाशक्ति और पीताम्बर। तो यथाशक्ति हमने आपको, यथाशक्ति, यथाशक्ति हमने बताया था आपका कौन सा समास है, अव्ययी भाव। कौन सा समास है, अव्ययी भाव। इसमें उपसर्ग के बाद कुछ जुड़ता है और उसका अपना अलग अर्थ होता है, वही हमारा क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। फिर है पीताम्बर। पीताम्बर कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। पीताम्बर हमारा कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास, यानी पीला हो अंबर जिसका, यानी पीला हो अंबर मतलब कपड़ा, पीला हो वस्त्र जिसका, वस्त्र। तो पीला हो वस्त्र जिसका पीताम्बर, यानी विष्णु भगवान। तो बहुव्रीहि समास का क्या होता है कि इसका दोनों पद प्रधान नहीं रहेंगे, कोई तीसरा पद इसमें आता है, वही हमारा क्या होता है, बहुव्रीहि। बहु मतलब यहाँ बहुत से समझ लीजिए, जहाँ पे बहु मतलब बहुत, तो बहुत से आप समझ लेंगे कि जहाँ पे दोनों पद प्रधान नहीं रहेंगे, कोई तीसरा पद आएगा, वही हमारा क्या होता है, बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से द्विग समास का उदाहरण हमने आपको आज कंफ्यूजन दूर किया कि द्विग को सीधे आप द्वि से लीजिए, एगो दूगो से ज्वाइन करिए, आप आराम से बता लेंगे कि संख्यावाची वाक्य। तो हमारा क्या हो गया, नवग्रह।
फिर माता पिता, तो माता पिता में हमने आपको बताया कि दोनों पद, हमारे दोनों पद जो रहेंगे वो प्रधान रहेंगे और दोनों के बीच में ये चिन्ह लगा होगा, योजक चिन्ह। तो हमारा क्या हो गया, माता पिता। उसके बाद है नवग्रह पीताम्बर बहुव्रीहि यथाशक्ति अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। हमारा पांचवा क्वेश्चन जो है वो है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी। हमारी हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी है। ये हमारा जनरल क्वेश्चन है, इसे आप डायरेक्टली याद करिए कि हिंदी किस भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी। और वैसे भी इंडिया को देवों का देव यानी देवताओं का देश भी कहा जाता है, तो वैसे ही हिंदी को आप कह देंगे क्या, देवनागरी। हमारी जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी। अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन देखिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, यानी प्रोनाउन के कितने पार्ट्स हैं, कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। कौन कौन से, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और पुरुषवाचक। ये हमारे 6 जो है, ये क्या है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। ये हमारे क्या होते हैं, सर्वनाम के भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है। ये क्वेश्चन देखिए, अब अलग क्वेश्चन आपसे पूछा गया इतने दिन बाद कि आकाश और पाताल के बीच में लगने वाला चिन्ह कौन सा है। तो यह हमारा अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह कैसे होता है, ऐसे। अल्प विराम का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पे हमें थोड़ा रुकना होता है, कि उसने कहा वहां पे आप ऐसे अल्प विराम लगा देंगे। लेकिन पूर्ण विराम का मतलब बहुत, जहां थोड़ा टाइम तक विराम, जहां को आपको कुछ समय तक रुकना पड़े, वो हमारा क्या होता है, पूर्ण विराम। और अल्प विराम जहां पे थोड़ा टाइम रुकना पड़े। तो अल्प विराम चिन्ह ये नहीं होता, अल्प विराम चिन्ह ऐसे लगता है। फिर होता है हमारा विस्मयात बोधक चिन्ह। तो विस्मयात बोधक चिन्ह ऐसे लगता है। विस्मयात बोधक चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहां पे हमें कुछ दुखी, अरे कोई दुख आपको प्रकट करना हो, कुछ खुशी प्रकट करनी हो, तो वहां पे हम आप क्या यूज करते हैं, विस्मयात बोधक। जैसे ओह, कुछ कोई अच्छा काम कर देता है तो हम कहते हैं वाह। तो वाह की जगह भी हम क्या, जैसे वाह, तो वाह पे ऐसे ओह। तो ऐसे कोई ऐसे वाक्य होते हैं जो आपकी खुशी, दुख, सैड, आपका रोना, सब क्या ऐसे हुर्रा हुर्रा। उसमें देखिए क्रिकेट में सब लोग हुर्रा हुर्रा कहते हैं, तो उसमें भी विस्मयात बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो हमारा विस्मयात बोधक चिन्ह ऐसे होता है। फिर आता है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का मतलब होता है ये डबल इन्वर्टेड कामा। डबल इन्वर्टेड कामा जो हमारा होता है वही होता है उद्धरण चिन्ह। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है। तो आकाश और पाताल के बीच जो चिन्ह लगता है वो हमारा कौन सा है, योजक चिन्ह। और यहाँ पे कौन सा समास है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आकाश और पाताल में कौन सा समास है। फिर इसका सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, योजक चिन्ह। और अल्प विराम का चिन्ह आप ये ऐसे लगता है, विस्मयात बोधक हमने आपको बता दिया ऐसे, और उद्धरण ऐसे। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द क्या है। हमारा 8वां जो क्वेश्चन है कि यह नई साड़ी है, तो वाक्य में नई क्या है। तो आप आंख मूंद के भी बता सकते हैं कि नई क्या है वाक्य में। सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब क्या होता है, जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त हो। साड़ी इसमें इसमें सर्वनाम है। तो जैसे वह, तुम, हम, सब, वे, ये सब जो है ये उसके नाउन के बदले प्रयुक्त हो रहा है, तो हमारा सर्वनाम है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है कि जो नई है ये क्या प्रकट कर रही है। तो क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता को बताए। जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत तेज दौड़ना जो है, दौड़ना क्रिया हो गई, और तेज दौड़ना उसका क्रिया विशेषण हो गया। फिर आता है क्रिया, तो जो कार्य कर वो, तो फिर आता है विशेषण। तो जो हमारा ये नई है ये क्या है, विशेषण। जैसे यह नई साड़ी है, साड़ी की विशेषता कौन बता रहा है, नई, कि जो यह साड़ी है यह नई है। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। इस वाक्य में यह नई साड़ी है, इस वाक्य में हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा कि यह विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन। हमारा 9वां क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द
शब्द का चयन कीजिए। हमसे पूछा क्या गया है तत्सम शब्द। आप सिंपल समझिए, तत्सम का मतलब होता है सही। तो इन तीनों चारों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो हमारा सही है? तो आम्र, आम्र शब्द जो है यही हमारा सही है। आम का हम लोग तद्भव रूप प्रयोग करते हैं, क्या? आम। तो आज से हम लोग आम नहीं बोलेंगे, आम का सीजन भी इस टाइम आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? आम्र लाइए, पापा जी आम्र लाइए। आप क्या बोलेंगे? आम्र, ना कि आम, क्योंकि आम जो है ये हमारा तद्भव शब्द है और आम्र जो है तत्सम शब्द है। तो देखिए यही क्वेश्चन आपका सिंपल क्वेश्चन है और कहाँ पूछा गया? यूपी टेट के क्वेश्चन में। क्या पूछा गया है? नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द हमारा क्या है? आम्र। इसका तद्भव क्या होता है? आम। क्या होता है? आम। वैसे दूध, दूध भी हमारा क्या है? दूध हमारा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? दुग्ध। दुग्ध क्या होता है? दुग्ध। और शहीद, शहीद का, शहीद भी हमारा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? हुतात्मा। क्या होता है? हुतात्मा, यानी ऐसी आत्मा जो किसी अच्छे कार्य के लिए अपना बलिदान दे दिया हो। फिर आता है खिड़की। तो खिड़की का मेनली वर्क क्या होता है? वायु को यानी हवा को इधर से उधर करना, तो क्या होगा? वातायन। वातायन, वातायन जो होता है, वातायन, यह खिड़की का तत्सम रूप होता है। और शहीद का तत्सम रूप क्या होता है? हुतात्मा। और दूध का तत्सम क्या होता है? दुग्ध। और आम्र, आम्र जो हमारा इन चारों में से आम्र है ये तत्सम शब्द है, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? पहला ऑप्शन। फिर देखिए 10वां क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। देखिए अब इसका भाई, तत्सम का भाई यानी तद्भव, तत्सम का भाई यानी तद्भव पूछा गया। अब आपसे क्या पूछा गया? कि दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो अब आप इसमें से बैंक, अमीर, मुंह, अग्नि, जो हमारा इसमें से तद्भव शब्द है, यानी ऐसा शब्द बताइए जो गलत हो। तद्भव का मतलब गलत, तो बैंक सही है, अमीर भी सही है, अग्नि भी सही है। अग्नि का तद्भव रूप, तत्सम रूप क्या होता है? अग्नि भी। उसके बाद हमारा है मुंह, ये जो हमारा मुंह है ये ही तद्भव है, क्योंकि मुंह का क्या होता है? मुख। मुंह का तत्सम रूप क्या होता है? मुख। तो हमारा नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो हमारा कौन सा है? मुंह। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ये हमने इसके पहले वाले पेपर में ही आपको सॉल्व कराया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए दिनकर सूर्य का पर्यायवाची, बचपन कक्षा 5 से ही हम लोग याद करते आ रहे, किसका किसका? सूर्य का, नदी का और किसका? पत्नी का। ये तीनों 4-5 पर्यायवाची शब्द ऐसे थे जो हमारा 5, 4, 3 में पूछे जाते थे। तो हम शुरू से याद करते आ रहे हैं। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द हमारा दिनकर होता है, रवि होता है, अश्वमाली, ये जो है इसको आप याद रख लीजिए क्योंकि ये हम बचपन में नहीं पढ़े थे। अब हम थोड़ा बड़े हुए, यूपी टेट एग्जाम देने आए तब हमको पता चला कि अश्वमाली भी इसका सूर्य का पर्यायवाची होता है। तो इसको आप याद करेंगे कि अश्वमाली सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? यामिनी। ये जो यामिनी है ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यामिनी किसका पर्यायवाची शब्द है? रात, रात का। किसका पर्यायवाची शब्द है? रात का, निशा का, रात्रि का। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? यामिनी हमारा चौथा ऑप्शन सही है। 13वां क्वेश्चन देखिए, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। इसमें आपसे पूछा गया है कि मनोरथ का संधि विच्छेद होगा, तो कौन सा होगा? मन प्लस रथ, मन प्लस रथ। हम आपको 2011 का आधा क्वेश्चन आज सॉल्व करा रहे हैं, आधा कल सॉल्व कराएंगे। उसके बाद हम आपको हिंदी का एक एक जैसे टॉपिक वाइज आपको समझाएंगे, उसी में हम आपको संधि भी समझाएंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो अभी आप क्वेश्चन बस देख लीजिए कि मनोरथ का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? मन प्लस रथ। अगला क्वेश्चन देखिए 13वां क्वेश्चन,
विद्यार्थी उदाहरण है, विद्यार्थी कौन से संधि का उदाहरण? ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हम लोग इसको कब से पढ़ते आ रहे हैं? बचपन से, मतलब 7-8 से, कि विद्यार्थी, वैसे विद्यालय, विद्यालय, विद्यार्थी, ये सब एकदम कॉमन शब्द है। तो विद्यार्थी उदाहरण है कौन से संधि का है? दीर्घ संधि का। यानी इसमें देखिए विद्या प्लस अर्थी, आ के बाद आ आया है तो क्या हो जाता है? आ हो जाता है। तो विद्यार्थी किसका उदाहरण है? विद्या, दीर्घ स्वर का, दीर्घ स्वर संधि का। अगला क्वेश्चन देखिए, 14वां क्वेश्चन, दिग्भ्रम उदाहरण है। हमारा 14वां क्वेश्चन जो है क्या है? दिग्भ्रम उदाहरण है। कौन से सर्ग, दिग्भ्रम कौन से संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का। यण और आयाद ये तो वैसे ही नहीं होंगे, आपको पता है। व्यंजन नहीं होगा, व्यंजन में मात्राएं लगभग कम ही आती है। तो हमारा विसर्ग संधि, हम आपको इसको डिटेल में संधि के बारे में आपकी क्लास जब लेंगे तो बताएंगे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि क्या है, इसको हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे, हम आपको एकदम अच्छे से समझाएंगे। हमने आयाद संधि को समझाया है, आप वीडियो देखिए, आपको अगर समझ में आता है तो हम उसी तरीके से ये सब भी आपको समझा देंगे। फिर तो हमारा क्या है? दिग्भ्रम उदाहरण है। तो दिग्भ्रम किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि का। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का 15वां, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? हमारा जो अगला क्वेश्चन है 15वां, बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? यानी आप समझिए छत से कूद पड़ी यानी छत से नीचे गिरी, तो छत से नीचे गिरने में क्या हुआ? बिल्ली छत से अलग हुई। तो आप एकदम से आसान कारक और लगभग यही अपादान कारक ही आपको कंफ्यूजन के लिए पूछा जाता है, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देंगे बातों पे, सीधा से देखेंगे तो आप से वाले कारक, जो कारक चिन्ह होगा उस पर टिक कर देंगे। लेकिन आपको यही कारक इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए ये कारक हमेशा, हमने जितना भी आप लोगों ने सॉल्व किया पेपर उसमें देखा है कि लगभग जो पूछे गए किससे पूछे गए? इसी अपादान कारक से। क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे, जैसे अब आप इसमें से देखेंगे तो आप सीधा कोई और कारक टिक कर देंगे, लेकिन आपको यहाँ देखना है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, यानी छत से बिल्ली का अलगाव हुआ। तो अलगाव के लिए कौन सा कारक होता है हमारा बच्चों? अपादान कारक। कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। तो इस प्रकार से आप कारक वाले पे एकदम ध्यान देंगे कि जहां पे अलगाव होगा, और लगभग क्वेश्चन पेपर में आपसे अलगाव का ही पूछा जाता है। कर्तन, कर्म को, कर्म का क्या होता है कारक चिन्ह? को। अधिकरण का में, और संप्रदान का को के लिए। तो इस प्रकार से संप्रदान का होता है को के लिए, अपादान का होता है से अलगाव, से अलगाव, और संप्रदान हो गया अधिकरण का होता है मैं पर। अधिकरण का क्या होता है? मैं और पर। तो इस प्रकार से आप इसको एकदम ध्यान से देखेंगे कि जहां पर छत से किसी चीज से अलग होने की बात की जाए वहां पे हमारा अपादान कारक होगा, और आपको कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूजिंग पॉइंट बनाने के लिए पेपर में आपसे अपादान ही पूछा जाता है। आपसे देखेंगे सीधा टिक करेंगे कोई और कारक, आपका हो जाएगा क्वेश्चन गलत। तो आप देखेंगे कि यहाँ अलगाव की बात की जाए, बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो कूदने में आपका अलगाव है तो इसलिए आपका अपादान कारक होगा। तो हमने आपको 2-3 क्वेश्चन भी आज दिए हैं, कौन कौन से? पहला और दूसरा क्वेश्चन ना, कि क्या उपसर्ग बताना है। तो आप पहले और दूसरे क्वेश्चन में अपमान में कौन सा उपसर्ग है और दूसरा दुर्वस्था में कौन सा उपसर्ग है, ये दोनों क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर करके बताएंगे। इससे आपका प्रैक्टिस भी होगा, उपसर्ग प्रत्यय अगर आप हेरेंगे तो मतलब खोजेंगे तो आपका प्रैक्टिस भी होगा और हमारा आंसर भी आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आज का हमारा 15 क्वेश्चन 2011 का यूपी टेट क्वेश्चन पेपर सॉल्व हुआ। अगला 15 क्वेश्चन जो इसका दूसरा पार्ट है वो हम आपको कल सॉल्व कराएंगे। उसके बाद ये यूपी टेट का क्वेश्चन पेपर हमारा सॉल्व हो जाएगा। फिर अभी तक हमने 1 से 5 तक का सॉल्व किया, अब 5 से 12 तक का आपको हम सॉल्व कराएंगे।